Hello everyone, welcome to the Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. We have already finished in our last video the discussion on how to find area and perimeter for a square and a rectangle. Now let's move and understand how to find area and perimeter for a parallelogram and rhombus. I am discussing each of the shapes and their area and perimeter concepts individually in different videos. So if you want to watch and learn along with me, please do like, share and subscribe to my channels to stay updated with whatever I am posting. Also, after I finish with all the figures that for which I am trying to make you understand how to find the area and perimeter, I'll be solving different questions. So be ready, keep watching all the videos. Let's start. Okay, let's do perimeter and area of rhombus. That now that we have completed perimeter and area for a rectangle and a square. Now rhombus is like a square, but what's the difference? Rhombus जो है that is bent towards one side, right? ऐसे सीधा ना होके जैसे कमर बेंड हो जाता है बूढ़े लोगों का, वैसे ही rhombus जो है that is bent towards one side. It is, let's assume, square का aged form है, okay? तो कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेटली सेम रहेंगे स्क्वायर के साथ इस वजह से, दैट इज लाइक विच आर दोस प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर विद दैट ऑफ अ स्क्वायर. ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, तो अगर ए बी ए है, लेंथ ए है, तो बी सी सी डी और डी ए भी ए लेंथ के ही होंगे. एंड जो डायगनल्स हैं दे आर नॉट इक्वल लेंथ, वो तो बाद में आएंगे. हम पहले डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज विच आर सेम. तो मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगनल्स का O. सो OA विल बी इक्वल टू OC. मतलब क्या? these diagonals bisect each other. OA is equal to OC and OD will be equal to OB. तो ये जो diagonals है they bisect each other and at right angles, just like in case of a square, they bisect each other at right angles. So ये हर तरफ से right angles हैं. And what are the properties which are different from that of a square? जो एंगल्स हैं, एंगल्स फॉर्म्ड इनसाइड आर नॉट ऑफ 90 डिग्री. जैसे कि स्क्वायर में हर साइड हर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. हियर इट इज नॉट द केस. हियर द एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट आई मीन मेजर अदर देन 90 डिग्री, और ऑपोजिट जो एंगल्स हैं दे आर ऑफ द सेम मेजर. ओके, सो ठीक जैसे क्वाड्रिलेटरल में सारे साइड्स सारे एंगल्स मिलके 360 डिग्री होते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होता है. वो तो क्वाड्रिलेटरल का बेसिक जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा ही. एंड यहाँ पर कुछ रूल्स जो है अप्लाई होते हैं स्क्वायर के, कुछ नहीं होते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस जो है वो एग्जैक्टली पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जैसे ही निकलेगा. पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा विच इज इक्वल टू 4a. तो 4a मीटर और सेंटीमीटर वो डिपेंड करता है किस में साइड का लेंथ दिया गया है. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो निकल गया. Now what will be the equal to side of a rhombus if perimeter is given? Just like in case of a square, side will be equal to perimeter by 4. ये भी हमने जो स्क्वायर के केस में देखा था यहाँ पर सेम है. अब एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर कैसे निकलेगा? तो a इंटू ए नहीं कर सकते हैं, राइट? इट इज नॉट अ स्क्वायर. यहाँ पर कैसे निकलेगा? लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा प्रूफ करके मैं दिखाती हूँ. जस्ट पे अटेंशन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए यहाँ पर हमने डायगनल्स को लिया है, हाफ d1 इंटू d2. अब d1 और d2 क्या है? d1 और d2 कुछ भी नहीं है, डायगनल लेंथ है. तो यहाँ पर स्क्वायर के जैसे डायगनल सेम क्यों नहीं है? ये एक प्रॉपर्टी मैं मिस कर गई हूँ. स्क्वायर में क्या होता है? दो डायगनल्स जो होते हैं दे आर ऑफ द सेम लेंथ. AC अगर 5 का होगा तो DB भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा. यहाँ पर ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज जो डायगनल है वो थोड़ा बेंट है ना. सो AC जो है यहाँ पर क्लियरली आप देखो, AC जो है दैट विल बी ऑफ ग्रेटर लेंथ देन दैट ऑफ DB. सो वो उस चीज़ की वजह से मान लो हम AC को ले लेते हैं, लेट इट बी D1, और DB को ले लेते हैं, लेट इट बी D2. ओके, ये दोनों वेरिएबल्स हमने लिया. आप XY भी लो, कोई बात नहीं. जिसमें कंफर्टेबल है वो उसको लेकर उसको सॉल्व करें. अब हम ट्रायंगल लेते हैं. लेट्स टेक द ट्रायंगल OAB. पहले एक जो ये चार छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस रोम्बस के अंदर,
उसमें से एक ट्रायंगल का हम एरिया बना सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्योंकि चारों जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दे आर आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, तो 4 इंटू द एरिया ऑफ वन ट्रायंगल हम कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ द रोम्बस मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा, अब सेम क्यों है, अगर डाउट आए कि ये सारे ट्रायंगल्स जो रोम्बस के अंदर हैं, व्हाई एम आई सेइंग दैट दे आर ऑफ द सेम लेंथ? क्योंकि मैंने अगर मान लो यही वाला इतने सारे मैंने जो ड्रॉ किए हैं लाइंस वो मिटा देती हूँ सो दैट इजीली फिर से रीड्रॉ करके समझा सकूँ। ये पॉइंट ओ है, सो एरिया जो ए ओ बी देखो, ये अगर हमने ले लिया है डी बी इज इक्वल टू डी टू, तो ओ बी क्या होगा? और हमने ये भी देख लिया था दैट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस में द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो ओ बी विल बी इक्वल टू डी टू बाई टू, राइट? अगर पूरा डी बी जो है डी टू है तो ओ बी कितना होगा? हाफ होगा, हाफ ऑफ डी टू, सो डी टू बाई टू। सिमिलरली ओ ए बी तो हाफ ही होगा, सो इट विल बी डी वन बाई डी टू। एंड ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि डायगोनल्स नॉट ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये भी कंडीशन अगर देखें तो हाफ बेस इंटू हाइट, अगर किसी को याद हो ये फॉर्मूला तो हम काफ़ी मतलब क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं अब बेस के जगह पर मान लो अगर मैं लेती हूँ ओ बी, मैं लिख ही लेती हूँ, हाफ इंटू ओ बी लेती हूँ, एंड मेरा हाइट क्या बनेगा? ओ ए बनेगा। सो अब मैं वैल्यूज डाल दूँ, ओ बी का कितना वैल्यू है मैंने लिखा है डी टू बाई टू, और मैंने ओ ए का कितना लिखा है डी वन बाई टू, तो ये कितना हो गया? डी वन इंटू डी टू बाई डिनोमिनेटर में टू इंटू टू हो गया 8। तो एरिया ऑफ वन सच ट्रायंगल इज ए ओ बी। अब बाकी ट्रायंगल्स के केस में भी तो वही है, अगर मैं ओ सी देखूं, ये वाला ट्रायंगल लूं सी ट्रायंगल सी ओ बी, तो ओ सी भी मेरा डी वन बाई डी टू बनता है, तो उसका भी एरिया निकालूंगी तो 1/8 डी वन बाई डी टू होगा। सिमिलरली सारे चारों ट्रायंगल का सेम ही है, तो अब मुझे एरिया ऑफ द रोम्बस आराम से निकल जाएगा। आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट? तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा? 4 इंटू डी वन इंटू डी टू बाई 8। तो ये क्या हो गया? 4 वन सा 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 टू सा 8 नीचे कैंसिल हो गया, बचा क्या? हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। जैसे कि मैंने कहा डी वन एंड डी टू विल नॉट बी ऑफ सेम लेंथ इन केस ऑफ रोम्बस, क्योंकि वो थोड़ा बेंट है, तो एक डायगोनल हमेशा दूसरे डायगोनल से बड़ा होगा। सो इसीलिए यहाँ पर आप या तो ऐसे समझिए हाफ इंटू डी वन डी टू, या तो फिर समझिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बात एक ही है, एरिया ऑफ रोम्बस इसी फॉर्मूले से निकलता है। ऑलराइट, सो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड पैरेललोग्राम का कैसे निकालेंगे। नाउ लेट्स कंसिडर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? वो एक रेक्टेंगल जैसा ही है पर थोड़ा सा अगेन बेंट। लेट्स टेक इट एज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो उस केस में क्या है, रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट है? रेक्टेंगल में जिस तरह से यहाँ पर जो है 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स, पैरेललोग्राम में वो 90 डिग्री नहीं होंगे। एंड डायगोनल्स जो हैं दे विल नॉट बी ऑफ द सेम लेंथ, जो कि रेक्टेंगल के केस में सेम लेंथ के निकलते हैं, पर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो है सेम लेंथ के नहीं होते हैं। ठीक जैसे रोम्बस में, वही रीजन पैरेललोग्राम में भी उसी वजह से दे आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। और एडजस्टेंट जो एंगल्स हैं they will together their sum will be equal to 180 डिग्री, टोटल सम तो फिर 360 डिग्री बनेगा। ऑपोजिट एंगल्स जो हैं they will be of equal measure। तो इस तरह से पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल है पर थोड़ा सा बूढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा, जैसे बूढ़े लोग बेंट हो जाते हैं ना थोड़े से, सो पैरेललोग्राम भी वैसे थोड़ा सा बेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी लेंथ है ऑपोजिट जो साइड्स हैं दे विल बी जस्ट इक्वल। ये है सेम एज इन केस ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी। ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ,
तो यहाँ पर वैसे ही जैसे रेक्टेंगल केस में सम ऑफ ऑल साइड्स करके हम 2 इंटू एल प्लस भी करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज सम ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ पर भी पेरीमीटर पैरेललोग्राम कैसे करेंगे? वही सम ऑफ ऑल साइड्स निकाल देंगे. तो हमें दो साइड्स डिफरेंट जो है मिलने चाहिए. ए बी मिलना चाहिए, डी ए मिलना चाहिए, या तो फिर डी सी मिलना चाहिए और सी बी मिलना चाहिए. ये एक पेयर इसमें से हमें पता चल जाए तो ऑब्वियसली वी कैन डू easily find out the perimeter of a parallelogram. अब एरिया पे आते हैं. एरिया कैसे निकालें? ये बेंट है, ठीक. वो फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर नहीं अप्लाई किया जा सकता. तो कैसे निकाले एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? लेट्स सी. मैंने क्या किया, जो है हमें तो पता चल गया कि ये पैरेललोग्राम जो है इट इज नॉट ऑफ मेकिंग 90 डिग्री. मतलब सी बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी. इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू ए बी. तो अब इसका हाइट क्या है? मुझे कोई पूछे ये किसी चीज़ का हाइट कैसे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं टेप से लेके मेजर करूंगी. टेप को कैसे पकड़ूंगी? जो फ्लोर से एकदम परपेंडिकुलर करके पकड़ूंगी, तभी तो मैं मेजर कर पाऊंगी. एक पर्टिकुलर चीज़ हो, एक पर्टिकुलर बच्चा हो, उसका हम जब हाइट मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं? पूरे उसको वॉल से परपेंडिकुलर करके खड़ा कर देते हैं. पैरों को बोलते हैं जाओ लगा दो टू द वॉल, एंड देन उसको पूरा जो है हम टेप को एकदम लगा के वॉल के साथ उसे 90 डिग्री लेते हैं उस टेप को टू द फ्लोर, फिर मेजर करते हैं. राइट? तो इसी तरह से अगर मुझे पैरेललोग्राम का कोई हाइट पूछे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं टेप पकड़ूंगी पॉइंट सी से, उसके सर से, और फिर नीचे एग्जैक्टली छोड़ूंगी. राइट? ये अभी ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर जैसा नहीं दिख रहा होगा. लेट मी नेम दिस पॉइंट ऑल्सो सीई. बट एक्चुअली अगर पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करें और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर विल एक्चुअली भी 90 डिग्री टू 90 डिग्री जैसा दिखेगा विथ द बेस ए बी. मेरा बेस ए बी बन जाएगा क्योंकि मैंने पॉइंट सी से ये लाइन जो है ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है ऑन द बेस ए बी. तो जिस तरह से मैं हाइट मेजर करने को कहा जाए, मान लो ये मेरा जो सीई है ये टेप है. मैंने एग्जैक्टली 90 डिग्री पे उसको बेस को फ्लोर ए बी ले लेते हैं. फ्लोर से एग्जैक्टली 90 डिग्री करके मैंने उसका हाइट मापने की कोशिश की है. तो मेरा जो सी बी है हियर व्हाट इट इज, सी बी इज इक्वल टू हाइट. ओके? और ए बी इज व्हाट? ए बी इज माई बेस. ओके? तो मेरा एरिया, मुझे कोई पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी. अब इसमें ए सी क्या है? ए सी इज द डायगोनल. वी कैन सी डॉटेड लाइन इज द डायगोनल. तो कैसे निकालेंगे? अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में हम ग्रेड 5 से यूज करते आए हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. अब बेस क्या है? जहां जिस फ्लोर पे मैंने ड्रॉप किया है और मेजरिंग टेप को, वो फ्लोर कौन सा है? यहाँ पर सी बी है, नहीं ए बी है. सो आई राइट ए बी. राइट? ए बी. और मेरा जो परपेंडिकुलर है दैट इज माई मेजरिंग टेप, वो क्या है? सीई. सो हाफ ए बी इंटू सीई. ओके? मान लो मैंने जो परपेंडिकुलर सीई है उसको H1 लिया उसका मेजर, और बेस जो मेरा ए बी है उसको B1 लिया. तो मेरा क्या फॉर्मूला बनता है? हाफ इंटू B1 इंटू H1. राइट? तो सॉरी H1. तो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूरा नहीं लिखती, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके जीएम लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम मुझे कोई निकाले, सो हाउ इट विल बी? जो ये ए सी बी जो ट्रायंगल बना है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ट्रायंगल ए डी सी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी. तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लूंगी तो मेरा निकल जाएगा. राइट? ये जैसे रोम्बस में हमारे आइडेंटिकल ट्रायंगल्स बन रहे थे विद इन द रोम्बस, यहाँ पर भी दो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स इस डायगोनल ने बनाए हैं. राइट? तो मेरे चाहे ए सी डायगोनल लूँ चाहे डी बी डायगोनल लूँ, मेरे दोनों ही जो वो डायगोनल जो डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम है, दो जो ट्रायंगल्स निकलेंगे दे विल ऑलवेज बी आइडेंटिकल. तो एरिया भी आइडेंटिकल रहेगा. मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट. सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी
will give me the area of the parallelogram. तो ये 2 और 2 जो है कॉमन है, that gets cancelled from the numerator and denominator. What remains is B1 into H1. Okay, so B1 यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं फिर से लिख देती हूँ. B1 is my AB, okay, AB, and H1 is my height CB. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अच्छा, मान लो ये वाला हाइट नहीं दिया गया है, बट कोई चाहता है कि हाइट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट. इस साइड से मैं मेजर करने की कोशिश कर रही हूँ, इस साइड से मैं मेजरिंग टेप जो है डालूंगी टू द माई फ्लोर बिकम्स देन CB, माई बेस बिकम्स CB. तो क्या होगा, तो ये मेरा 90 डिग्री मैंने ड्रॉप किया मेजरिंग टेप टू मेजर द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम सिर्फ ऐसे ही रखा जाए जरूरी नहीं, आड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं, राइट. जब हम फोन पकड़ते हैं तो फोन जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही पकड़ूं, ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, राइट. तो वैसे ही पैरेललोग्राम का जब मैं हाइट ले रही हूँ सिर्फ ऐसे ही लूँ, पॉइंट C से लूँ, जरूरी नहीं, मैं D से भी ले सकती हूँ. सो लेट दिस न्यू परपेंडिकुलर बी इक्वल टू H2. तो मेरा CB उसका बेस हो जाएगा, सो वो क्या होगा, B2. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक वैसे ही निकाल सकती हूँ जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB निकाल के 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दिया. तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, B2 इंटू H2 निकलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो B2 इंटू H2 स्क्वायर यूनिट्स, वो तो हमने डिस्कस किया है, हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आ ही जाता है. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर. सो अगेन मैं समराइज कर देती हूँ, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होगा, B1 इंटू H1. या तो ये हाइट लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस को लो, या फिर B2 इंटू H2 दूसरा वाला हाइट लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस को ले लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकल जाएगा.